म्यूचुअल फंड सही है क्या? वाकई में ये सही है? आज के इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा क्या म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक जानकारी अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई हर एक A to Z डिटेल आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना ताकि सभी को म्यूचुअल फंड के बारे में क्लियरिटी मिल जाए। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, SIP क्या होती है, क्या SIP करनी चाहिए या एक साथ में पैसा डाल देना चाहिए, ये पूरी जानकारी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहां पर हम लोग जानने वाले हैं क्या वाकई में म्यूचुअल फंड सही है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बेसिक डेफिनेशन के साथ में समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से देख लेना। म्यूचुअल फंड अगर क्या है तो ऑब्वियसली बात है, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझिए। अगर आपको रिलायंस का स्टॉक खरीदना है एंड रिलायंस के स्टॉक में 1,000 रुपए का स्टॉक है मान लीजिए, है ना, तो 1,000 रुपये आपके पास में है नहीं, आपके पास में आज 500 रुपये। अब आप रिलायंस का स्टॉक खरीद नहीं सकते एंड अगर आपने रिलायंस के स्टॉक में सारे 500 रुपये डाल दिए, कल को रिलायंस को कुछ हो गया, ये जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपके वो पैसे माइनस में चले जाएंगे। लेकिन आपने सोच लिया कि रिलायंस के साथ साथ में टॉप 10, 10 या 20 और कंपनियों में पैसा, ये मेरे 500 रुपये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इन कंपनियों में, तो अब एक कंपनी रिलायंस डूब सकती है, 10 कंपनी, 20 कंपनी एक साथ में नहीं डूबेगी। इसका मतलब यह है कि स्टॉक्स के मुकाबले अगर बात की जाए तो आपका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई हो जाता है यहाँ पर म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड की बेसिक डेफिनेशन में आपको बताऊं तो यहाँ पर आप लोग जान पाएंगे, म्यूचुअल फंड में अनेक लोगों के पैसों को एक फंड बनाकर उसे अलग अलग कंपनियों में एक साथ फंड मैनेजर द्वारा जो है इन्वेस्ट कर दिया जाता है और जो रिटर्न होता है वो आपने जितना इन्वेस्ट करा था उसके अकॉर्डिंग जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो आपको मिल जाता है। और सिंपल तरीके से समझिए, फंड मैनेजर क्या होता है। अब आपको तो एक्सपर्टीज है नहीं, ठीक है, शेयर मार्केट में आपको नहीं पता कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, लेकिन ऐसे लोग एक्सपर्ट जो होते हैं उनको कहते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको एक अच्छे रिटर्न देने की हमेशा से कोशिश करेगा। तो इसीलिए बहुत सारी AMC बनी हुई है। AMC का मतलब यहाँ पर क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आजकल बहुत सारी है, मोतीलाल ओसवाल SBI का है, HDFC का है, ICICI का है, बहुत सारे बने हुए हैं। तो ये सारी की सारी जो है होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि आपके फंड को मैनेज करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अच्छे से समझाने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए इक्विटी फंड की एंड सेकंड है डेट फंड, थर्ड है ELSS फंड, इंडेक्स फंड, ETFs। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग जानकारी डिटेल में जानते हैं। बात करें इक्विटी फंड की, इक्विटी का मतलब यही है कि आपके ज्यादातर पैसों को जो है शेयर मार्केट में कंपनीज में इन्वेस्ट करा जाएगा। जैसे इक्विटी फंड वाले म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जो है टोटल इन्वेस्ट का 65% जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट करेगा इक्विटी फंड में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, बाकी पैसों को वो बॉन्ड FD वगैरह में कहीं पे भी डाल सकता है। अब यहाँ पर आपको जो है हाई रिटर्न देखने को मिलता है अगर बात किया हाई रिस्क के मामले में। अब यहाँ पर इक्विटी फंड में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फंड होते हैं। जैसे अगर बात की जाए लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है एंड स्मॉल कैप होता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग रिटर्न मिलता है। अगर हाई रिस्क है तो ऑब्वियसली बात है हाई रिटर्न मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करा है तो लार्ज कैप कंपनीज में जो है ग्रोथ एक स्टेबल तरीके से होती है, ना कि अचानक से ड्रास्टिक होगी। तो वहां पर आपका रिस्क थोड़ा सा कम होगा लेकिन रिटर्न भी एक एवरेज जितना ही होगा, आपको बूस्ट अचानक से नहीं मिलेगा। इसी तरह से मिड कैप में भी है, मिड कैप में काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां होगी जहां पर आपको थोड़े रिस्क पर जो है अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और स्मॉल कैप में कंपनीज वो होती है जिनका सच में स्मॉल कैप होती है। जैसे मान लीजिए आपने निफ्टी की टॉप 50 अगर बात की स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करा है और उसमें से अगर बात की जाए 50 में से 30 कंपनीज भी अच्छी परफॉर्मेंस कर ले तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज देखा गया है कि वहां पर जो है कंपनीज डूब जाती हैं। अगर बात की स्मॉल कैप में है तो वहां पर आपको हाई रिस्क भी हो जाता है और हाई रिटर्न भी हो जाता है। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना होता है। अब बात करते हैं अगले फंड के बारे में थोड़ा सा, डेट फंड। डेट फंड की बात की जाए यहाँ पर तो डेट फंड में जो है आपके म्यूचुअल फंड में टोटल इन्वेस्टमेंट का 65% जो है ये बॉन्ड एंड FDs में इन्वेस्ट करा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब FD ही करवानी है तो वहां पर हम फिर
म्यूचुअल फंड मैनेजर को क्यों करवाई। ये एफडी जो होती है ये होती है करोर्स में, और एंड जो एएमसी जो होती है उनका खुद का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रिलेशन होता है, तो वो एक अच्छे रिटर्न पर आपको एफडी देती हैं। साथ में बॉन्ड में भी, गवर्नमेंट बॉन्ड में भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करवाया जाता है। तो ये सब होता है डेट फंड में। यहाँ पर जब भी आप लोग इन्वेस्ट करते हैं आपके सामने ये सारे ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईएलएसएस, जो टैक्स सेविंग करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छी बात है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है जिसको ईएलएसएस कहा जाता है, और यहाँ पर सरकार जो है टैक्स में छूट देती है। इसमें पैसे जब आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो सरकार जो है टैक्स में आपको एग्जाम्पशन देती है, लेकिन यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है। तो जिनको ज़रूरत नहीं होती है वही यहाँ पर अपने टैक्स को सेव करने के लिए पैसे डालते हैं। कम से कम 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब 3 साल से पहले आप अपने पैसों को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। यहाँ पर भी आपको अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, प्लस आपकी टैक्स की सेविंग हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ एंड माय फेवरेट फॉर द स्टार्टिंग, एंड आप लोगों का भी मैं फेवरेट बना दूंगा अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये है इंडेक्स फंड, ठीक है। इंडेक्स फंड में क्या होता है, इंडेक्स फंड मुख्य रूप से शेयर मार्केट में ही पैसा लगाया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ये इक्विटी फंड की तरह है, लेकिन इक्विटी फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली ये देखता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, जबकि इंडेक्स फंड में वो नहीं देखता है। वो जस्ट मार्केट में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। अब बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कराएं। अब जब भी आप अपने ब्रोकर के ऐप में जाएंगे, इस तरह से सर्च करेंगे निफ्टी 50, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हर एक एएमसी का फंड होता है ना, जैसे नावी का हो गया, आईडीएफसी का हो गया, टाटा का हो गया, आईसीआईसीआई का हो गया, यूटीआई का, एलआईसी का, एसबीआई का, निपॉन का, मतलब हर एक जो भी है ना, इनके बहुत सारे फंड होते हैं। तो अगला वीडियो में लाऊंगा कि आपको कौन सा फंड चूज करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं टाटा का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि है डायरेक्ट प्लान वाला। अब यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है ना, वो पैसिव तरीके से काम करता है। जिस तरह से निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होती है, उसी में आपका पैसा लगाया जाएगा। किस रिटर्न में लगाया जाएगा अभी आप लोग यहाँ पर समझिए। इस वीडियो को धैर्य के साथ में ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जब आप होल्डिंग्स में जाएंगे तो 50 कंपनी है, क्योंकि निफ्टी 50 का ये इंडेक्स है, आपका पैसा लगाया जाता है। किस अकॉर्डिंग में लगाया जाएगा यहाँ पर आप लोग देख जाइए। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए के साथ में इसकी एसआईपी स्टार्ट करी है इस इंडेक्स फंड में, तो आपके 100 रुपए में से 10.95 यानी कि 11 रुपए लगभग जो है रिलायंस में लगाए जाएंगे। उतने ही रुपए 8.9 जो एचडीएफसी में लगाए जाएंगे, 7.75 रुपए जो है आईसीआईसीआई में, इसी तरह से इन्फोसिस में 6 रुपए, इसी तरह से लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? इनकी मार्केट कैप वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। एंड ये 6 महीने में हर बार जो है चेंज होती रहती है। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियां, तो उनके अकॉर्डिंग ही ये लगाया जाता है। यहाँ पर कोई एक्टिवली नहीं देख रहा होता है। इंडेक्स फंड तो हमने समझ लिया है कि मार्केट में कोई भी जो इंडेक्स होता है, जैसे यूएस स्टॉक में नेस्डेक का इंडेक्स हो गया, या फिर अपने इंडिया में ही मान लो जो सेंसेक्स की हो गई, निफ्टी की हो गई, तो इनकी टॉप कंपनीज में जो है इंडेक्स के अकॉर्डिंग लगाया जाता है पैसा। उसके बाद अगर बात की बैलेंस्ड फंड, अब नाम से ही पता है बैलेंस्ड फंड यानी कि ये बैलेंस तरीके से शेयर में भी और बॉन्ड में भी अगर बात की जाए इक्वली या फिर उसी रेशियो में पैसे को इन्वेस्ट करता है। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे अच्छे मिलते हैं तो यहाँ पर अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन अगर शेयर मार्केट में टाइम अच्छा नहीं है, जैसे कोविड के टाइम पे, तो आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के कारण सिक्योरिटी भी रहती है कि पूरी तरीके से आपके पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे। तो ये होता है बैलेंस फंड। नेक्स्ट है ईटीएफ्स। अब ये ईटीएफ्स कुछ अलग नहीं है, इंडेक्स फंड ही होते हैं। इनको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया जाता है। जब भी आप शेयर खरीदो उसी तरीके से आप लोग जो है ईटीएफ्स को भी खरीद पाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस हो जाता है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का। तो ईटीएफ्स कुछ अलग नहीं है। ईटीएफ्स जो है स्टॉक्स के बंडल को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया जाता है, जिससे आपको एवरेज रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। ये इंडेक्स है निफ्टी 50 का। एंड यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जब लॉन्ग टाइम में जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे बीच में डीप आएंगे, लेकिन आपको एक लॉन्ग टाइम अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। सेंसेक्स की भी आप लोग देख पाएंगे। अगर बात की जाए ग्रोथ जो है ना, ये लगातार हुई है, ग्रोथ जो है लगातार हुई है। बीच में डीप भले ही देखने को मिल जाए, लेकिन आपको ग्रोथ मिलती है। अब ये तो आपको पता चल चुका है कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, हर एक म्यूचुअल फंड किस टाइप का है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड। ये क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है। जब इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स में फंड मैनेजर को कुछ देखना ही नहीं है, फंड मैनेजर ने अगर मान लिया कि निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग में इन्वेस्ट करूंगा, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। जो निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज का जिस रेशियो में मार्केट कैप है, आपके पैसों को वो वहीं पे इन्वेस्ट कर देगा। तो ये होता है पैसिव फंड। और एक्टिव फंड में जैसे इक्विटी फंड हो गया, डेट फंड हो गया, ये सारे एक्टिव फंड होते हैं। अब यहाँ
यहाँ पर जो है फंड मैनेजर आपको हमेशा अच्छे रिटर्न दिलाने के लिए जो है हमेशा कंपनीज में अगर बात की इन्वेस्टमेंट को चेंज करता रहता है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट भी करेगा और आपको ओवरऑल एक अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करेगा। तो ये होता है एक्टिव वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड। अब इनमें एक और डिफरेंस सिंपल से समझ लीजिए कि पैसिव म्यूचुअल फंड मैं आपको क्यों इंडेक्स फंड रिकमेंड करता था। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो जस्ट, पैसिव फंड में जब फंड मैनेजर को कुछ अपना दिमाग ही नहीं लगाना है तो वो चार्जेस जो है ना बहुत कम होते हैं, 0.0 कुछ होता है ना। लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड में यही चार्जेस आपका 1 से 2% हो जाता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा चार्जेस हो जाता है, क्योंकि एक्टिव में उनका दिमाग भी तो एक्टिव है ना, ऑब्वियसली बात है, वो आपको चार्जेस भी ज़्यादा लेंगे। अब बेनिफिट्स क्या है म्यूचुअल फंड के? म्यूचुअल फंड में एक वीडियो में आने वाला ये टॉपिक नहीं है, अगला 2-3 और वीडियो आएगा। तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जहां पर आपको क्या डिटेल मिलेगी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है, किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करनी है, किस तरह से एसआईपी करनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर से कर लेना कि आपको इस वीडियो में क्या यूजफुल लगा है अभी तक। बेनिफिट्स अगर मैं बताऊं तो कम पैसों से शुरुआत कर सकते हैं। आज रिलायंस का स्टॉक देखिए, मान लो कि 1000 रुपये है, ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो आपके पास में 100 रुपये हैं, आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास में पैसे ही नहीं है। लेकिन आप 10 लोग मिलकर 1000 रुपये लगाकर अगर उसमें इन्वेस्ट कर दे तो हो सकता है इन्वेस्ट, बिल्कुल आपको एक शेयर मिल जाएगा और 10 लोगों को मिल जाएगा और 0.1 शेयर, इस तरीके से शेयर का 10 पार्ट करके आप सबको मिल जाएगा। तो ये जो है ना, ये स्टॉक का अगर बात की जाए कि एक ही स्टॉक के अलग अलग पार्ट करके आपको मिल जाता है, ये होता है म्यूचुअल फंड में। एक्चुअल में यही बात है, म्यूचुअल फंड के बारे में यही सोचनी है कि आपके सारे लोग मिलकर पैसों को इकट्ठा करते हैं, एक फंड मैनेजर को पकड़ा देते हैं कि ले भाई ये हमारे पैसे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न दे अच्छे से, तो वो उस अकॉर्डिंग पैसों को इन्वेस्ट करना है। ये है तो कम पैसों से शुरुआत कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स द्वारा निवेश करवाया जाता है। ऑब्वियसली बात है कि आपको नहीं पता है कि मार्केट की क्या कंडीशन है, क्योंकि वो उनका काम ही यही होता है, तो वो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। हालांकि ये बात नेगेटिव वे में भी आप लोग ले सकते हैं कि आप अपनी हार्ड अर्नड मनी जो है किसी को दे रहे हो कि तू इन्वेस्ट कर, तो ये एक जो है रिस्क भी हो सकता है, आप इसको डीमेरिट्स में भी गिन सकते हैं। और लो रिस्क क्यों बोल रहा हूं मैं? अब मान लीजिए आपके सारे पैसे अडानी के स्टॉक में लगा दिए, आपने अडानी का एक स्टॉक खरीद लिया है और अडानी के स्टॉक में अचानक से ऐसे गिरावट हुई है, तो आपको बड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में मान लो कि आपने इंडेक्स फंड में टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करा है, तो पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा इतना नहीं होता है, 1% 2% भले ही डीप हो जाए, लेकिन आपको एट द एंड वापस ऊपर भी जाएगा, क्योंकि 50 कंपनियां ना, एक कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से लो रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई हो जाता है एंड सो ऑन। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको म्यूचुअल फंड लेने चाहिए या फिर स्टॉक पिक करने लेने चाहिए, अगर आप इतने ही स्मार्ट हो तो फिर इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, क्योंकि अगर आप अच्छे स्टॉक को पिक कर सकते हैं, अब इस पर भी मैं एक आपको जो है गाइड वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आप लोगों को स्टॉक खरीदने से पहले आपको वो बातें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास में एक अच्छा स्टॉक है और वहाँ पर आप अपने रिस्क कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, उस अकॉर्डिंग उस स्टॉक में डाल सकते हैं। अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है देन ऑब्वियसली बात है आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, और ऐसे स्टॉक देखे हमने और अभी आगे भी आते रहेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं और किसी के कहने से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करे हो, देन इट इज़ वेरी मच डेंजरस फॉर यू एंड योर मनी। सो यहाँ पर आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग देखना होगा। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो देन म्यूचुअल फंड इज़ बेटर, कि यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको लो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए 10 रुपये ही रह गए, ऐसा नहीं देखा गया है। अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ठीक है, आपको अगर बात कीजिए लॉन्ग टाइम में ये 100 जो है ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एसआईपी वर्सेस लमसम। काफ़ी लंबा वीडियो मैं नहीं रखूंगा, ये अगले और सीरीज आएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे ग्रो करेंसी म्यूचुअल फंड तो आपको मिल जाएंगे सारे के सारे वीडियो। अब एसआईपी क्या होता है? सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और लमसम यानी कि एक साथ में जो इन्वेस्टमेंट कर दे। मैं आपको आगे जाकर कैलकुलेट भी करवा दूंगा। अब एसआईपी का मतलब ये है कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपकी सैलरी मान लो कि 50,000 रुपये महीने है, ठीक है,
अब आपने उसमें से डिसाइड कर लिया है कि आपको 10% आपको जो है 5,000 रुपये हर महीने जो है म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में मान लो को डालना है या फिर इक्विटी फंड में डालना है, तो आप एसआईपी स्टार्ट कर लोगे। एसआईपी स्टार्ट करना आजकल बहुत आसान है, अगला वीडियो में मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग देख लेना। अब वहां पर एसआईपी में क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट से पर्टिकुलर डेट पर हर महीने जो है 5,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट होते ही रहेंगे, ठीक है। और आप हर साल जो है इस 5,000 को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इमरजेंसी होगी तो आप चाहे तो इनको बाहर भी निकाल सकते हैं, एसआईपी को कभी भी कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके हाथ में होता है, लॉन्ग टाइम में बेनिफिट्स देता है। ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए कि कभी मार्केट डाउन है, तब भी आपका 5,000 रुपये इन्वेस्ट होगा, मार्केट कभी बहुत ओवर वैल्यूड है फिर भी 5,000 आपका इन्वेस्ट होगा। तो इस तरह से मार्केट तो चलता रहेगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट हर महीने हो रहा है, तो आपको एक अच्छा ओवरऑल रिटर्न देखने को मिलेगा इन द लॉन्ग टाइम। एंड डोंट पैनिक, आपको पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि मेरा तो हर महीने 5,000 इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये होती है एसआईपी। अब बात कर रहे हैं लमसम की। लमसम में क्या होता है, आप लोग एक साथ में इन्वेस्ट कर दो। लमसम का सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये होता है कि अगर मार्केट अंडर वैल्यूड है और वहां पर आपने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, देन आपको बहुत जल्दी जो है अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऑलरेडी मार्केट अगर बात की जाए ओवर वैल्यूड पर चल रहा है और वहां पर आपने इन्वेस्ट करा है, तो आपको हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल जाए। तो एसआईपी एंड लमसम का यही है कि आप कब लमसम में डाल रहे हो पैसे, जबकि एसआईपी में तो आपकी एवरग्रीन है, चलती ही रहेगी। अब एसआईपी के कैलकुलेटर पर जान लेते हैं कि आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है। अब मैं आपको एसआईपी की पावर बता देता हूं, किस तरह से आप लोग एसआईपी में इन्वेस्ट लगातार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल रखा है मैंने, जो है मंथली जो है 5,000 का यहां पर रख लिया है कि मैं हर महीने 5,000 की एसआईपी करने वाला हूं। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, तो मैंने माना है 12%, जो कि एक आइडियल अगर बात की जाए इक्विटी फंड में आपको मिल जाते हैं। एंड नॉर्मल केस में भी जब आपको जो है अच्छी ग्रोथ कर रही होती है कंपनी, तो आप 12% आप लोग मानकर चल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 12% डाल दिया एंड 10 ईयर्स के लिए मैंने डाल दिया है। अब ऑब्वियसली बात है, एसआईपी कर रहे हो तो लंबे समय का सोचो, है ना। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आज मैंने एसआईपी कर ली, अगले महीने मुझे कुछ अच्छे रिटर्न मिल जाए, नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको कितने मिल चुके हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका हो चुका है 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कराएं, जिसके ऊपर मिला है आपको 5,61,000 रुपए, ठीक है, जो कि टोटल हो चुका है 11,61,000 रुपए। आपका 90% के अराउंड आपको रिटर्न मिल चुका है। आपने 6 लाख इन्वेस्ट करे थे एंड वहां पर आपको 5,61,000 रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं वापस में। तो ये मिला है 10 साल में, क्योंकि आप लोग जो है लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 12% की जगह 11% कर लेता हूँ, रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत जरूरी है, सिर्फ मैंने 1% कम कराएं। आप लोग सोच रहे होंगे कि 1% क्या है। अब मान लीजिए कि मैंने 1% कम कर लिया, अब देख लेते हैं यहाँ पर कितना था। वहाँ पर था अगर बात की 5,61,000 और अभी कितने हो चुके, 4,94,000, लगभग जो है 60-70 हज़ार रुपये कम हो चुके हैं सिर्फ 1% रिटर्न कम होने से। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रिटर्न। प्लस अगर बात की मैं 10% पर ला देता हूँ, यहाँ पर सिंपल रहेगा आपके लिए। अब 10% पर 4,32,000 हो चुके हैं, काफ़ी कम हो चुके हैं। उससे अगर बात की जाए 1,30,000 कम हो चुके हैं। अब टाइम में इंक्रीज कर लेता हूँ। अगर आपने मान लीजिए कि 15 साल तक लगातार अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा 5-5 हज़ार, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 9 लाख का इन्वेस्टमेंट करा था, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितने मिल चुके हैं, 11,90,000, 10%, जबकि यहाँ पर ऊपर 10% है, 12% नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 11 लाख। तो एसआईपी यही है कि कितने समय तक इन्वेस्ट कर रहे हो एंड आपको कितना रिटर्न मिल रहा है एंड कितनी राशि इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर तो सिंपल सा ये कैलकुलेटर है जो कि ग्रो ऐप में, अगर आपको ग्रो ऐप पर अकाउंट बनाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग अपना अकाउंट खोल सकते हैं। कोई भी डीमेट अकाउंट खोलो, हमारे लिंक से जरूर खोलो, जिससे हमें ऐसा कंटेंट बनाने में हेल्प मिल सके। अब सबसे बड़ी बात ये है कि लमसम में इन्वेस्ट करें या एसआईपी में। तो लमसम में अगर आपके पास में रिस्क है एंड अगर आपको पता है कि मार्केट ऑलरेडी अंडर वैल्यूड में है, देन उस समय आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है निफ्टी 50 का चार्ट। अब यहाँ पर अगर आपके पास में 2,40,000 रुपये आपने इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करे होते तो आपको कुछ ही टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता। यहाँ पर फिर से देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दे तो कुछ ही टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता। लेकिन मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ही इन्वेस्ट करा है, देन लम सम में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। एसआईपी तो आपकी कंटिन्यू होती रहेगी, लेकिन लम सम में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मार्केट अंडर वैल्यूड कब है, उस समय अगर इन्वेस्ट कर दें तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। इसी तरह का चार्ट ये सेंसेक्स का भी है, हर जगह डीप साथ में ही होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये डीप है, ये थोड़ा सा डीप है,
ये डीप है, तो इस तरीके से। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये इस तरह से चार्ट बढ़ रहा है। तो यही था आज का वीडियो, जहां पर हमने जान लिया कि म्यूचुअल फंड क्या है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके 100 रुपये कब 1 करोड़ बन सकते हैं, 100 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रो ऐप के साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। ग्रो के साथ खोलिए, अपस्टॉक्स के साथ, किसी के साथ भी खोलिए। अगर आपको बेस्ट डीमेट अकाउंट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पर हमारी वेबसाइट पर जाएंगे आप, एंड वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि कौन सा ब्रोकर सही है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। तो 1 करोड़ तक ये अगला वीडियो आने वाला है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि पावर ऑफ SIP, आप SIP की हेल्प से जो है कंटिन्यूसली अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो यही था आज का वीडियो, इसमें वीडियो में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जय हिंद, जय भारत।